अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 उसका जो आर्टिकल नंबर है 12.1 वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर के अंदर मैंने चार्ज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने दी थी। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर जो है वो पहले वो देख लें ताकि आपको जो है वो चार्ज के मतलब सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है कूलम्स लॉ। कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने दो चार्जेस के दरमियान में लगने वाली फोर्स को क्वांटिटेटिवली मेजर किया था कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगाता है तो उसकी वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को कैलकुलेट किया कूलम्स ने। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। अब ये जो फोर्स है, ये जो चार्जेस हैं इनका जो प्रोडक्ट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनके दरमियान में जो फासला है, सपोज़ ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, इनके दरमियान में जो फासला है R, ये इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैथमेटिकली हम इसे लिखेंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। Q1 एक सिंगल चार्ज, Q2 एक दूसरा चार्ज, एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R square where R is the distance between two point charges। इसी तरह जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास F इज़ इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ जो ये K है इस K को हम नाम देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। तो अब जो कूलम लॉ है इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है हमारे लिए कि जो कूलम लॉ है ये सिर्फ होल्ड करता है पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान में, ये मच मच ग्रेटर हो साइज़ ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दोनों फिर चार्जेस होंगे इनको हम नाम देंगे पॉइंट चार्जेस का। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि कूलम लॉ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होल्ड करता है। इसी तरह से जो इन दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स है ये हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी। लाइन ज्वाइनिंग से क्या मुराद है कि ये जो फोर्स है ये हमेशा एक सीधी लाइन के अंदर होगी, वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को आपस में ज्वाइन करेगी। ये कभी भी कर्व्ड पाथ के ऊपर नहीं होगी, बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है इसमें समझने वाला, वो भी समझ लीजिएगा कि जो डिस्टेंस होता है दो चार्जेस के दरमियान में ये हमेशा चार्जेस के सेंटर से, यहाँ से और यहाँ से, ये हमेशा इनके सेंटर से मेजर किया जाता है। तो बाज़ का ये भी एमसीक्यूज़ आ जाता है कि जी दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर किया जाता है। तो याद रखिएगा ये डिस्टेंस हमेशा हमेशा दो चार्जेस के दरमियान से, यानी कि दो चार्जेस का जो रेडियस है वहाँ से शुरू होगा, पहले चार्ज के सेंटर से शुरू होगा और दूसरे चार्ज के सेंटर तक का जो फासला है हम वो इसमें लेंगे। उसके बाद के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि जो के है इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। आमतौर पर बच्चे जो है वो पेपर में एमसीक्यूज़ आता है कि दी वैल्यू ऑफ के इज़ डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ द चार्ज। ये कभी भी नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो वैल्यू ऑफ के है ये हमेशा डिपेंड करती है
मीडियम के ऊपर, इन दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है, और दूसरा जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट है कौन सा हमने यूज़ किया है, जो हमने क्यू को मेजर किया है, आर को मेजर किया है, एफ़ को मेजर किया है, वो किस में किया है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने मीडियम जो है वो वैक्यूम को यूज़ किया है और सिस्टम ऑफ यूनिट हमने एसआई लिया है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तब हमारे पास जो के होगा इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इज़ इक्वल टू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर सॉरी, पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि द परमिटिविटी इज़ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम। मतलब क्या है इसका, कि जो परमिटिविटी है एक्चुअल में ये एक रेजिस्टेंस है जो किसी भी मीडियम के अंदर होती है, किस चीज़ के ख़िलाफ़ ये रेजिस्टेंस पैदा करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टैब्लिश करने के ख़िलाफ़। उसके बाद फिर जो हमारे पास मीडियम है, सॉरी जो परमिटिविटी है, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन के साथ। तो अगर हमारे पास हम यहाँ पर एप्सिलॉन के साथ ये छोटा सा ओ लगा देंगे, या इसको हम नॉट भी बोलते हैं, तो फिर ये किसके लिए हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो डेफिनेशन है ये परमिटिविटी की है। अगर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करेंगे तब हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन नॉट आएगा, अदरवाइज़ हम इसे डिनोट करेंगे एप्सिलॉन के साथ। उसके बाद इफ़ वी यूज़ फ्री स्पेस देन ई जो है वो इज़ इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट के बराबर, कि मतलब अगर हमने मीडियम यूज़ किया है तो वो मीडियम एक वैक्यूम है, तो फिर जो एप्सिलॉन है ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तब हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होगी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए भी आ जाती है। तो इसी तरह से जब कूलम लॉ है, इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। रिमेंबर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये के बराबर है, और के जो है वो 9 × 10⁹ के बराबर है। अब कूलम लॉ के जो है ये तीन पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट जो हमने डिस्कस किया ये जनरल पार्ट है, इसके अंदर हम आमतौर पर जो है उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे अगला पार्ट है वो है इसका वेक्टोरियल फॉर्म, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हमें इसकी जो डायरेक्शन है वो बतानी पड़ेगी। तो जैसे कि फिगर से भी क्लियर हो रहा है कि ये Q1 है, ये Q2 है, और Q1 ने जो है वो फोर्स लगाई है Q2 के ऊपर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21 के साथ, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो R21 होगा। R21 जो है वो एक्चुअल में एक यूनिट वेक्टर है जो फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसे वेक्टर बना देगा। आप जानते हैं कि वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड वही वाला है, इसके साथ हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास वेक्टर बन गया। सिमिलरली जो F12 है ये क्या है, ये एक फोर्स है जो Q2 ने लगाई है Q1 के ऊपर, और इसको फिर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो आर होगा वो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से ही है कि जैसे हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वो वेक्टर बन गया। तो अब यहाँ से इस फिगर से क्लियर हो रहा है कि F21 जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, सॉरी F12 जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, और F21 जो है ये राइट साइड की तरफ है। तो इसलिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि F21 जो है वो इज़ इक्वल टू है F12 के। अब यहाँ पर एक बहुत छोटा सा क्ल्यू है वो समझ लीजिएगा कि जो कूलम फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्सेस है। म्यूचुअल फोर्सेस से क्या मुराद है, आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो जितनी फोर्स ये वाली है उतनी ही फोर्स ये वाली होगी, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs पूछा जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक चार्ज है वो 10 कूलम का है, वो पॉजिटिव है,
और एक दूसरा चार्ज है वो 3 कूलम का है, वो नेगेटिव है। तो बताएं किसने ज़्यादा फोर्स लगाई। तो आमतौर पर हम बच्चे जो है वो यही जवाब देते हैं कि जी जो 10 कूलम है उसने ज़्यादा फोर्स लगाई है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप पॉजिटिव की वजह से फोर्स निकालेंगे तब भी हमें दो चार्जेस को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये भी 10 कूलम और ये 3 कूलम, इनका जवाब 30 आएगा। बाकी ये सारा फैक्टर दोनों का सेम है। इसी तरह जब हम नेगेटिव के लिए निकालेंगे तब भी हमें Q1 Q2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। दोबारा जो इनका प्रोडक्ट का जवाब आएगा वो दोबारा 30 आएगा। तो ये हमेशा बात याद रखिएगा कि जब कूलम लॉ के अंदर दो फोर्सेस लगती हैं तो दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होती है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं। हाँ, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका फिर इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है। उसी के लिहाज से ये एक MCQs है कि एक हमारे पास चार्ज 1 माइक्रो कूलम है, दूसरा 5 माइक्रो कूलम है, उनके दरमियान डिस्टेंस 5 है। उनके दरमियान में जो फोर्स एक्ट हो रही है उनकी रेशो बताएं। तो रेशो जब हम निकालेंगे तो जितनी इसकी वैल्यू आएगी उतनी इसकी वैल्यू आएगी, दोनों डिवाइड हो जाएंगी, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो इसका जो जवाब होगा वो हमारे पास C होगा। तो C इसका राइट आंसर है। उसके बाद एक और डिस्टेंस है, एक और MCQs है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम करने से हमने इसको 2 टाइम कम कर दिया है, स्क्वायर है तो ये 4 टाइम हो जाएगा। तो जैसे ही हम डिस्टेंस कम करेंगे तो उसकी जो फोर्सेज है वो 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएंगी। इसके बाद एक और छोटा सा MCQs है जो चार्ज से रिलेटेड है कि मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। तो याद रखिएगा मिनिमम चार्ज जो किसी भी बॉडी के ऊपर आ सकता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ सकता है, प्रोटॉन के ऊपर आ सकता है, वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। ये मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 इतना चार्ज कभी भी किसी बॉडी पे नहीं आएगा। ये हमेशा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है इसका इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम में क्या है कि अगर हम किसी दो चार्जेस के दरमियान में इंसुलेटर को रख दें तो फिर जो है वो दो चार्ज के दरमियान में फ़ोर्स कम हो जाती है। कितने टाइम कम होती है, वो ये वाला जो फैक्टर है एप्सिलॉन आर, कितने टाइम जो है वो कम हो जाती है, डिपेंड करेगा हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है। तो चूँकि ये कम होती है इसलिए हम इसको बाहर 1 में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर एफ मीडियम की वैल्यू आएगी 1/एप्सिलॉन आर एफ वैक्यूम। यहाँ से एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू आएगा एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। और एप्सिलॉन आर जो है इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी या इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन मीडियम, और इन दोनों की रेशो क्या होगी ये याद रखिए हमेशा एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये कुछ MCQs हैं, ये भी साथ में नोट कर लीजिएगा। दी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर वेरियस डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू कूलम्स लॉ के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू जो है वो अगर मैं आपको पीछे दोबारा से दिखाऊं तो ये देखिएगा एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू जो है ये हमेशा हाँ जी, ये वैक्यूम की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। और जब मीडियम पे हम इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि मीडियम की वैल्यू छोटी है तो इसका जो जवाब है वो हमें हमेशा 1 से ज़्यादा मिलेगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस इन एयर इज़ 2 न्यूटन। दैन देन व्हेन द प्लेस ऑफ मीडियम, अगर हम एक मीडियम रखें दो चार्जेस के दरमियान में तो उसकी वैल्यू 80 हो तो उसका जवाब क्या आएगा। तो उसका जवाब हमेशा आएगा 2/80 और इसका सही आंसर होगा 0.025, ठीक है जी। 2/80 आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम इज़, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक एयर के लिए हमेशा जो है ये 1 होगी, एयर के लिए हमेशा 1 होगी। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़, चार्ज जो है अगर चार्ज के बारे में पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का
तो फिर हम बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब अगर सिर्फ वैल्यू पूछी जाए। लेकिन अगर वो साथ में डायरेक्शन भी पूछेगा तो फिर इसका राइट आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर इससे अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।